नमस्ते, मैं विजय कुमार। नमस्ते, मैं राज कुमार। हम लोग वैदिक सुप्रभात के सक्रिय सदस्य हैं। आज हम लोग किसानों से संबंधित मुद्दों पे बात करें और इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा वैदिक सुप्रभात के अध्यक्ष उत्तम प्रकाश जी आर्य को। नमस्ते। नमस्ते। देखिए भैया, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया और उस समय से लेकर अभी तक केंद्र में विभिन्न सरकारें आई और गई, लेकिन एक समस्या ऐसा है जो पहले भी था और आज भी है और वो खत्म हो नहीं रहा, और वो है किसानों की समस्या। किसान हमारे अन्नदाता हैं, खेती करते हैं वो, और उनके द्वारा उगाए हुए अनाज को मैंने पूरे भारत के लोग खाते हैं। ठीक बात है। ठीक है, लेकिन उनकी स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। बिल्कुल ठीक बात। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक बात। ये सवाल जिनवीन सवाल है एक तरह से कहा जाए जी। और इस मुद्दे पर जब केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, जब उनको अपनी सरकार बनानी होती है तो ये मुद्दा उठता है जी। किसानों के पक्ष में बातें की जाती हैं, और जब सरकार बन जाती है तो फिर वो भूल जाते हैं, किसानों को भूल जाते हैं। हाँ, ऐसा हम लोग भी देखते हैं। कोई भी सरकार आती है, बोलती है किसानों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन किसान खुशहाल हो ही नहीं पाता है। वो आत्महत्या ही कर रहे हैं। आखिर क्यों? अच्छा, दूसरी बात एक और है कि ये वादा करते हैं, केंद्र में या राज्य में आ जाते हैं, आने के बाद जब ये केंद्र में आ जाते हैं तो आने के बाद ये कई तरह की योजनाएं, इस तरह की चीज लाते हैं, लेकिन फिर भी किसान उससे संतुष्ट नहीं है या किसानों की अपनी मांग पूरी नहीं हो पाती है। किसानों का हालत वो दिन पर दिन खराब होते चला जाता है। अच्छा, एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि किसान से अगर आप पूछें कि आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं या आपका बच्चा बाहर कहीं पढ़ लिख रहा है तो उनको क्या बनाएंगे आप, तो किसान ये कभी भी नहीं कहेगा कि मैं अपने बेटे को किसान बनाऊंगा। है ना जी? उसकी इच्छा है कि नहीं, मैं किसान अपने बेटे को नहीं बनाऊंगा। ठीक है। अच्छा, ये बात केवल किसानों का नहीं है, बिजनेसमैन से पूछिए आप, तो बिजनेसमैन भी है ना, वो चाहता है कि छोटे मिडिल क्लास के जो बिजनेसमैन है वो चाहते हैं कि मेरा बेटा नौकरी में जाए। जो ऊंचे स्तर के बिजनेसमैन है, जो आप जिनकी छोटी छोटी कंपनियां चल रही है, मतलब लघु उद्योग या लघु उद्योग से भी ज्यादा ऊंचे स्तर के हैं, उनमें तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लघु उद्योग वाले अब मिडिल क्लास के जो बिजनेसमैन है वो भी चाहते हैं कि मेरा बेटा नौकरी में जाए। मतलब संतुष्ट ना बिजनेस, जो छोटे लेवल के जो बिजनेसमैन है वो भी नहीं है, और जो किसान है वो भी नहीं है। ये दोनों का जो है। अच्छा, किसानों का हालत जो बुरा है देश में, देश की आजादी के बाद या उससे पहले भी किसानों का हालत धीरे धीरे बुरा होता ही रहा। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण, मैं जहां तक इस विषय में विचार कर रहा हूं तो दो कारण है मूल रूप से। एक तो कुछ आध्यात्मिक कारण भी है, ठीक है, दूसरा कुछ जो है भौतिक कारण भी है। कुछ भौतिक कारण है, कुछ आध्यात्मिक कारण है। तो आध्यात्मिक कारण पर पहले हम विचार करेंगे, उसके बाद फिर भौतिक कारण पर विचार करेंगे। आध्यात्मिक कारण ये है कि हमारे देश में देश की आजादी के बाद या उससे थोड़ा बहुत पहले भी ये देश में प्रचार किया गया कि यह भारतवर्ष जो है किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। भारतवर्ष कैसा है जी? कृषि प्रधान देश है। वो तो अभी भी है। हाँ, ये बहुत बड़ी गलती हुई और ये एक भ्रम फैलाया गया देश में कि भारतवर्ष जो है कृषि प्रधान देश है। ये सभी कारणों के जड़ में मुझे ये बात लगता है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। कृषि हमारे यहाँ उद्योग का साधन नहीं है। कृषि है ना हमारे यहाँ जीवन शैली है। कृषि हमारी दिनचर्या है। अंग्रेजों के आने के बाद है ना, हमने कृषि में लाभ देखना शुरू किया। क्या देखना शुरू किया जी? लाभ, कि लाभ है कि नहीं, और हम खेती को लाभ की दृष्टि से करना शुरू कर दिए। आज जब से हमने लाभ देखना शुरू किया ना, तभी से किसानों का बुरा हाल। मतलब पहले ये परंपरा थी कि इस फसल को लगाने से लाभ हो या हानि हो, लेकिन हमें करना है जी। हम पेड़ लगाएंगे तो उसमें जर्दा का भी लगाएंगे, सब्जा भी लगाएंगे, सेलोरिया भी लगाएंगे, डंका भी, सब मिला के लगाएंगे।
जी। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि सबूजा में फायदा नहीं है, डंका में फायदा है, तो डंका लगाओ। तो कृषि हमारे लिए लाभ का साधन हो गया। कृषि लाभ नहीं होता भाई साहब, कृषि में लाभ नहीं देखी जाती। आप उद्योग चलाना है ना, तो उद्योग दूसरे तरीके से चलाएं, लेकिन कृषि में लाभ ना देखें। हमने जब से कृषि पर लाभ देखना शुरू किया ना, तभी से हमारा जो है ना, हम जिसको धर्म मानते थे, धर्म हम छोड़ दिए, हम उसको बिजनेस मान लिए। और जो ही बिजनेस माना ना हमने, ताकि इस मिट्टी से हमने लाभ खोजना शुरू किया। ये मिट्टी तो माँ है भाई साहब, अब माँ से अब लाभ खोजिएगा? माँ के प्रति आपका कर्तव्य पालन होना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, लाभ देखना शुरू किया। और हम है ना, जो लाभकारी है, जो फसल हमारे लिए कुछ पैसा दे सकता है, कुछ अर्निंग, उसी को हम करना शुरू कर दिए। परिणाम जानते हैं क्या हुआ? लाखों किस्म के जो बीज थे वो धीरे धीरे माइग्रेट कर, मैंने धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गए। उन बीजों का संरक्षण क्या होगा जी, खत्म हो गया। और सरकार ने ये माइंड में घुसा दिया कि कृषि प्रधान देश है, जबकि ये उद्योग प्रधान देश था। कृषि हमारी जीवन शैली थी, कृषि हमारे जीवन का एक पार्ट है, हमारी दिनचर्या का एक पार्ट है, न कि उससे हमको लाभ कमाना। मतलब आप लोहार हैं, लेकिन फिर भी आप अपने खाने पीने के लिए उपज करते हैं। आप सोनार हैं, आप अपने खाने पीने के लिए उपज करते हैं। आप धोबी हैं, खाने पीने के लिए उपज करते हैं। दूध, ये सब उपज आपके घर का है। उद्योग कैसे चल रहा है? धोबी हैं आप तो कपड़ा धोने से, आप सोनार है तो सोना का काम करने से, आप लोहार है तो लोहा का काम करने से। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको मूल मान लिया। और सरकार ने क्या किया, आपका जो पैतृक रोजगार था उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया। मेरी बात समझ गए ना? इसीलिए जो है ना, कृषि का जो विस्तार था वो धीरे 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 खत्म होने लगा। हाँ, सवाल पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे? मेरा सवाल ये था, आप बोल रहे हैं कि मान लीजिए किसान के लिए सिर्फ भोजन ही तो सब कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे बाहरी कपड़ा भी चाहिए, उसको कुछ पैसा भी चाहिए। और मान लीजिए वो केवल मैंने अनाज को उपजाए और उसका सेवन करे, उसको मार्केट में बेचे ना, उससे पैसा न कमाए, तो बाकी जरूरत को कैसे पूरा करेगा वो? तो ये जानते हैं क्या हुआ देश में? अभी आप कहिए कि देश में गांवों पर आधारित, अब पशुओं पर आधारित जो उद्योग था ना, वो समाप्त हो गया। अब आपके पास बैल है, उस बैल का दोनों प्रयोग करते हैं, खेत में भी प्रयोग कर लेते हैं। वो बैल जब आता है घर पर, तो उसी बैल को कोल्हू में लगा के तेल भी उत्पादन कर लेते हैं, तेल से आप पैसा कमा लेते हैं, अनाज सब। अब लेकिन क्या हुआ, गाय वाला जो बैल से जो कोल्हू से जो तेल उत्पन्न होता है वो तो खत्म हो गया, आपका रोजगार बंद हो गया। आपके पास एक मूल माने कृषि ही बच गया, रोजगार का साधन, और आप उसमें लाभ खोजना शुरू कर दिए। आज सरकार ने इसका कमजोर कर दिया जी। ठीक है ना, सबसे बड़ा कारण। अच्छा, तो गांवीय जो लघु उद्योग था, गांवीय जो पशुओं पर आधारित था, उसको सरकार ने धीरे धीरे खत्म किया। परिणाम क्या हुआ, आपके पास एक ही विकल्प बचा, आपका खेत, खाने के लिए भी और कमाने के लिए भी। समझ गए ना? वो जो गांवीय जो उद्योग था, जो पशुओं पर आधारित था, पशुओं में आपको किराया नहीं देना था, केवल खाना देना था, बाकी दिन भर आपका काम कर रहे हैं। लेकिन जब आदमी रखना शुरू कीजिए, मशीन रखना शुरू कीजिए, बिजली लाना शुरू कीजिए, तो आपको हर जगह पैसा भरना है। अब पशु को क्या चाहिए, केवल 2 वक्त का 3 वक्त का खाना। उसके शरीर का सारा एनर्जी आप यूज कर रहे थे, और उसकी अपनी कोई विशेष मांग नहीं थी। लेकिन जब आपने पशु हटाया, अब पशु के जगह पर अलग अलग तरह के एनर्जी के जो सोर्स लगाने शुरू किए, वो हर जगह आपको कुछ ना कुछ भरना पड़ा। अब धीरे धीरे लघु उद्योग क्या हुआ जी, देश में खत्म हो गया। अतः ये एक कारण था, जो आध्यात्मिक कारण था। अब इसके भौतिक कारण में आते हैं। भौतिक एक कारण ये रहा कि हमने इस देश में जमीनों को बेचना खरीदना शुरू किया। जमीनों को बेचना खरीदना शुरू किया, तो किसान के पास विकल्प है, बेच करके उस मार्ग से निकल सकता है। हमने उसको विकल्प दिया, तो छोड़ो तुम, ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये विकल्प है ना, विकल्प उसको सोचने में आगे बढ़ाया कि हम छोड़ के जा सकते हैं। और जब जमीन आप बेच सकते हैं, तो गांव में कोई व्यक्ति अगर किसी नौकरी में किसी अच्छे पद पर चला गया, तो जमीन बेच दिया, शहर में आ गया। अब शहर में आ गया तो उसकी सारी रिक्वायरमेंट शहर से पूरा करना है, तो शहर के नगर पालिका से कहेगा पूरा करो। लेकिन अगर मान लीजिए आप IAS बन गए, किसी गांव से हैं, आप कहीं बाहर चले गए, लेकिन आप जमीन खरीद नहीं सकते, आपके पास जो जमीन है उसी में आपको रहना है, तो वापस आप वही गांव में आइएगा ना, सारा पैसा गांव में खर्चा कीजिएगा, गांव में सारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार से आप कहिएगा। इससे क्या होगा, गांव का विकास होगा। लेकिन हमने क्या किया, जमीन को आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं।
ये क्या हुआ ना, ये किसान को और ज्यादा कमजोर किया। अगर मान लीजिए आपके पास विकल्प ही ना हो तो अपना सारा बुद्धि लगाइएगा उसमें अच्छा होने में, और उसको किसी न किसी तरह से आप अच्छा कीजिएगा। लेकिन क्या समस्या है, क्या समस्या है कि आपके पास कई रास्ते खुले हुए हैं, ठीक है ना। एक तो दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण ये है ना कि ये कृषि में जो आधुनिक यंत्र आए हैं, आधुनिक जो संसाधन आए हैं कृषि करने के लिए, इसने भी कृषि को कमजोर बनाया। इससे तो लाभ हुआ है, लाभ नहीं हुआ। मान लीजिए मशीन से ज्यादा काम हुआ है एक दिन हम में। बता रहे आपने जो है, आप खेत में गए जी खेत जोतने के लिए, एक जोड़ा बैल रखा जी एक जोड़ा बैल, वो बैल आपके घर में तैयार हुआ था जी आपने खुद तैयार किया था। बैल को लेके गए, मान लीजिए एक बैल का कीमत कितना होगा, 25,000। 25,000 दो बैल का कितना कीमत हुआ, 50,000 50,000। 50,000 पूंजी लगा आपका। अब 50,000 का पूंजी लगा के आप खेत में उतरे, एक वो ट्रैक्टर लेके जाइएगा तो ट्रैक्टर का कीमत कितना है, 5 से 7 लाख 7 लाख रुपया। 7 लाख में कितना बैल हो जाएगा, 10 ज्यादा हो जाएगा। मैंने 1 लाख में 2 जोड़ी, ठीक है, तो ट्रैक्टर के तुलना में 2 जोड़ी हुआ ना। आज 7 लाख में 14 हो जाएगा। 14 जोड़ी, तो 14 जोड़ी बैल को एक साथ लेके घुसी खेत में। बात तो बराबर है, आपके उसके इतना तो काम करेगा ये, ठीक है, लेकिन हाँ। 14 बैल को पालने के लिए उसके लिए उतना भोजन भी तो चाहिए। आप तो बताइए, तो भोजन आपके घर का है ना। आप तेल ट्रैक्टर को पालने के लिए कहां से तेल ला रहे हैं, खरीदना पड़ता खरीदना पड़ रहा है ना। जी। आज देश को भी खरीदना पड़ रहा है, जी देश भी कमजोर, आप भी कमजोर। ट्रैक्टर खराब हुआ तो आप बना सकते हैं, नहीं आप बैलवा में कुछ गड़बड़ होता तो कर लेते ना, ठीक। जी तो फिर आप जो है 50,000 अगर पूंजी लगता है ट्रैक्टर में, अब 50,000 बैल में लग रहा है, तब तो ठीक था, फायदे में थे आप। बैल को चलाने के लिए बहुत ज्यादा एडवांस रोड तो नहीं चाहिए, और ट्रैक्टर को चलाने के लिए रोड चाहिए। देश का पैसा उसमें भी लगा। फायदा किसको हुआ, आपके पास ट्रैक्टर आ गया, बगल वाला पड़ोसी उसके मन में चल रहा है। इस तरह से क्या किया, 10 को आपने ट्रैक्टर दिया, बाकी 40 तो दुखी हो रहे हैं, वो भी चाहता हम भी हो जाएं। अब उसके लिए क्या कर रहा है, वो भी ट्रैक्टर खरीदने के पीछे पड़ गया, वो भी लोन लिया, उसका भी हालत खराब है। बैंक तो लोन दे रही है आपको ट्रैक्टर के नाम पर, गाड़ी के नाम पर लोन दे रही है जी। अब आपको किस्त भरना है, आप परेशान है किस्त भरने में। बड़का ने क्या किया, छोटका का ले लिया खेत आराम से। तो आधुनिक संसाधन जो आए हैं मार्केट में, ये आकर के धीरे धीरे आपको कमजोर बनाया। आप अगर वही पारंपरिक करते ना, जिसके पास 100 एकड़ है वो भी, और जिसके पास 10 एकड़ है वो भी, वो सब एक ही जैसा करते, आज सबको हाथ में रोजगार मिलता, रोजगार हाथ से छीनता नहीं। अब पशुओं का सबसे ज्यादा यूज होता, ठीक है ना। और देश जो है ना कर्ज में जा रहा है, ठीक है ना जी, तेल खरीद खरीद के, उसका भी हालत खराब है, उसका भी हालत पंक्चर है। तो ये आधुनिक संसाधन जो आंख मूंद करके हम लेके चले आए, अब पशुओं पर आधारित कृषि हमने त्यागना शुरू किया है, ये कृषि को और ज्यादा गर्त में ले गया है। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक तो मैं आपको आध्यात्मिक कारण बताया, ठीक है ना, कि हमारी सोच ये बनी हुई है कि कृषि से, खेती से लाभ लेना है, और लाभ के लिए हम है ना बीज का उत्पादन करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं, मतलब उससे हमको कमाना है। बीजों का संरक्षण, जो कृषि भारतीय किसानों का जो ध्येय था कि हम कृषि करें, कृषि से उत्पादन करें, उत्पादन से हमारा अपन जीवन भरण पोषण हो जाए, दुनिया को खिलाएं। और उसके साथ साथ ये भी उद्देश्य था कि जो कुछ विशेष तरह के जो बीज है उनका संरक्षण भी हो। जैसे मान लीजिए अभी जवारी है, बाजरा है, जौ है, ठीक है ना, मड़ुआ है, इस तरह के बहुत बीज है जो हमको कार्बोहाइड्रेट देता है बहुत अधिक मात्रा में, और हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। उससे कमर के, घुटने के कई तरह के दर्द नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन हम एक ही जो गेहूं पर डिपेंडेंट हो गए हैं, गेहूं और मैदा, ठीक है ना, हम जो है ये छोड़ दिए, और उसको छोड़े तो और भी कई समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो अब हम केवल फायदा देख रहे हैं कृषि से, ये गलत हो गया। दूसरा हमने कारण क्या बताया, आधुनिक संसाधन जो है ना, जो बाजार में एकदम आया बहुत तेजी से, किसानों को प्रेरित किया गया कि आप यहाँ आधुनिक संसाधन ले लीजिए, इससे कृषि बढ़ेगा। तो वो आधुनिक जो संसाधन जो हमने लिए ना, वो भी हमको कमजोर करता चला गया। क्यों?
क्योंकि ट्रैक्टर आया और ट्रैक्टर से कई चीजें ऐसी चीजें हैं जो उसमें फंसते चले गए। आप ड्राइवर रखना है, फिर आप चलाना भी सीखे, फिर उसमें कई तरह की समस्या उत्पन्न यदि बनवाना है, लेकिन आपके पास बैल है, टायर है, तो उसमें सब कुछ आप ही कर लेते हैं, आपके गांव के आसपास के लोग ही कर लेते हैं। आप पूछिएगा, सवाल पूछिएगा। ये मैं तीसरी बात को भूल जाऊंगा, स्क्रिप्टेड नहीं है जी। हाँ स्क्रिप्टेड नहीं ना है जी, सब कुछ सोच के बोलना होता है। तीसरा कारण एक और है कि मैं पीछे कई वीडियो में बात ये बताया हूं कि धीरे धीरे सारे संसाधन चले गए गवर्नमेंट के पास। ठीक है, मैंने पर्वत जो है, पहाड़ है, नदियां हैं, ये अंदर जमीन के अंदर के जो खाद्यान्न है, ठीक है ना, एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है। जनता के हाथ में कुछ है नहीं, हालांकि है ये लोकतंत्र, लेकिन फिर भी जनता के हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी नया नया नल जल योजना चल रहा है, इस योजना में धीरे धीरे पानी का अधिकार जो आपके पास था वो धीरे धीरे सरकार के पास चला जाएगा और सरकार के हाथ से कंपनी के हाथों में चला जाएगा। कंपनियां वो पानी पर अधिकार करेंगी और आपका जो अपना टेक्नोलॉजी था कि आप 4-5 आदमी मिल करके कल को पाइप हला लेते थे जमीन के अंदर, पानी निकाल लेते थे, वो टेक्नोलॉजी आप भूल जाइएगा, आपको ज्ञात नहीं होगा, वो कंपनी के पास चला जाएगा। ठीक है ना, तो वो भी उनके हाथ में जा रहा है। अब उनको एक चीज दिख रहा है कि किसानों के हाथ में खेत है। क्या है? खेत है, और वो चाहते हैं कि खेत हमारे पास आ जाए। इस खेत है ना जमीन के हम मालिक हो जाएं। भारतीय आम जनता का जो मालिकाना हक है जमीन के ऊपर, वो खत्म हो जाए। आपके पास संपत्ति के नाम पर जो आम जनता है, आम पब्लिक है भारतवर्ष में, उनके पास संपत्ति के नाम पर 2-3 चीज ही होना चाहिए। एक फ्लैट हो, एक आपके पास कोई बिजनेस या कोई नौकरी हो, अब बैंक बैलेंस हो। संपत्ति के नाम पर यही बचे आपके पास, बाकी कुछ भी आपका ना रहे, वो किसका हो जाए? सरकार का, गवर्नमेंट का। अभी आपके पास खेत है ना, खेत है तो उस खेत पर कुछ उपज कर लेते हैं, कुछ उत्पादन कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। अब आप सोच के देखिए, भारत में 131 करोड़ आबादी जो है, इस आबादी के पास भूभाग है, जमीन है, उसके हाथ में है। ठीक है ना, और ये सारी जमीनें अगर 4,000-5,000 मल्टीनेशनल जो कंपनी उसके हाथ में चला है, तब तो रोटी के लिए उस पर निर्भर है, दाल के लिए उस पर निर्भर है। ठीक है ना जी, तो एक सबसे मूल कारण यह है, सरकार कोई भी हो, केंद्र में सरकार किसी का भी हो, राज्य में सरकार किसी का भी हो, दुनिया में कदम से कदम मिलाने के लिए जो है ना, ये सब कुछ सरकार अपने हाथ में ले रही है और धीरे धीरे कंपनियों के हाथ में दे रही है। और वो कंपनियां आपके देश की नहीं है, बाहर की देश की है। तो ये मूल कारण ये है ना, किसानों, किसी भी आम जनता के हाथ में कुछ भी भारत का कोई भी संपत्ति ना रहे, कोई भी प्राकृतिक संपदा उनके हाथ में ना रहे, सब किसके हाथ में चला जाए? कंपनी और भारत सरकार के हाथ में। और सरकार के हाथ में भी कुछ भी नहीं होता, वो कंपनी को दे देती है। तो जानते हैं क्या होगा? भारत में 131 करोड़ आबादी रहती है। इस 31 करोड़ आबादी पर, 131 करोड़ आबादी पर गिनती के जो है ना 2,000, 3,000, 4,000 मल्टीनेशनल कंपनी होगी और उसका सब कुछ होगा। पानी जमीन का उसके हाथ में, जमीन भूमि जिसमें खेती हो रहा है उनके हाथ में, रोड उनके हाथ में, पुल उनके हाथ में, रेलवे स्टेशन या कुछ भी हो उनके हाथ में। ये लोकतंत्र आया क्यों था? लोकतंत्र के आने का मूल कारण यही था कि आपके हाथ में कुछ भी न रहे। तो किसानों का हालत नहीं सुधरने वाला। कोई भी दुनिया की कोई भी सरकार आ जाए, वो किसानों को हालत को नहीं सुधार सकती। क्यों? देश जब स्वतंत्र हुआ था ना, तो हमको दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना था। परिणाम क्या हुआ? कदम से कदम मिलाने के लिए अनाधुन जो है ना, आधुनिक चीजें, आधुनिक बाहर की चीजें हम लाना शुरू कर दिए। अब उसको मैंने अप्लाई करने के लिए हमने कर्ज लेना शुरू किया बाहर के देशों से। आज जैसे जैसे कर्ज लेते गए, वैसे वैसे कुचक में फंसते चले गए हम। और आज हमारे कोई भी वर्ग हो, आप चले जाइए तो उनके मन मस्तिष्क में एक ही चीज है कि नौकरी हमको मिल जाए, हम नौकर बन जाए, हमारे हाथ में कुछ न रहे। अच्छा, आप एक बात बताइए, जो ऊंचे स्तर के बिजनेसमैन है, वो तो बिजनेस करना चाहते हैं और वो चाहते हैं मेरा बेटा भी बिजनेस करे। लेकिन मान लीजिए उसका बेटा पढ़ लिख के IAS बन जाए, तो थोड़ा कहेगा कि छोड़ दो आओ बिजनेस में, नहीं कहेगा ना जी। अगर मान लीजिए बिजनेस में है तो ठीक है, लेकिन छोटे दर्जे के जितने लोग हैं वो सब लोग अपना छोड़ के नौकरी करना चाहते हैं। और किसान का बेटा अगर मान लीजिए IAS बन जाए तो थोड़ा कहेगा छोड़ दो,
लेकिन आप एक बात बताइए, आपके पास 50 बीघा जमीन है, आप खेती कर रहे हैं, तो आपके बेटे के पास भी तो रहेगा, वो खत्म नहीं होने वाला। लेकिन आप आईएएस बन गए तो आपका बेटा आईएएस बने इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। आपका रिजर्व तो 30 वर्ष तक का है। अब सरकार कहने जा रही है कि नहीं, आपको वो भी नहीं मिलेगा, हम जब देखेंगे कमी आपके अंदर तो आपको भी हटा देंगे। इसका समाधान आखिर होना भी, समाधान है इसका, क्या किया समाधान है, फिर वहीं फिर बैल ला दिया जाए? नहीं, हाँ ला दिया जाए, ठीक तो है ये। अब अजीब बात नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है आदम जमाने की बात कर रहा है कि बैल लाइए, बैल से खेती कर लीजिए, सारा अच्छा, एक बात समस्या बताइए, हो जाएगा। नहीं, हम बता रहे हम आपको एक बात बता रहे हैं। आप अब बैल को हटा दिए, कोई आधुनिक यंत्र लाए, तो उसको चलाने के लिए ईंधन चाहिए। ईंधन में क्या चाहिए? तेल चाहिए। आप तेल आप कहाँ से लाते हैं? बाहर से लाते हैं, बाहर से तेल खरीद के लाते हैं। अगर मान लीजिए आप खेती का सारा काम, खेती संबंधी जितना काम है वो आप बैलों से शुरू कर दीजिए, तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि पशुधन बढ़ेगा, पशुधन बढ़ा आपके पास। और उसके बाद क्या है ना कि खेती करने वाले लोग जो है ना वो बढ़ेंगे, उनका रोजगार बढ़ेगा, ठीक है। पशुधन बढ़ेगा तो पशु से गोबर प्राप्त होगा, आप गोबर से गैस बन सकता है, उन गैसों से आप गाड़ी चला सकते हैं, उनके मूत्रों से आप खेती कर सकते हैं। और आपका जो कर्ज बढ़ रहा है ना ऊपर, उधर जहां से तेल खरीद के ला रहे हैं, वो नहीं देना पड़ेगा आपको, आप कर्ज से मुक्त होंगे धीरे धीरे। और मैं तो कहता हूं कि मैंने जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वस्तुएं, उसको भी हटा दीजिए, आप वहां भी बैल लगा दीजिए, फायदा है। एक चीज बताइए, ठीक है बैल लगा दीजिए, आज जो बैल एक मैंने ट्रैक्टर जो एक दिन में आपको 24 घंटे में कहीं एक जगह से दूसरी जगह जहाँ समय लग रहा है, वहां पे बैल को जाने में 2 से 3 दिन लग जाएगा। हाँ, बता रहे तो फिर मान लीजिए ट्रैक्टर की स्पीड कितनी होगी? कितना? 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके नरकटियागंज शहर से दिल्ली ट्रेन जाती है, सप्त क्रांति, ठीक है ना, वो दिल्ली कितने बजे पहुंच जाती है? मान लीजिए 24 घंटा, 24 घंटे, 24 घंटा मान लेते हैं, मान लीजिए। चलो, तो उसकी स्पीड मान लीजिए, अगर मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए, तो 10 घंटा में 600 किलोमीटर, ठीक है ना। 6 पचे 30, ठीक है ना, 6 जाएगा 36, ठीक है ना। तो 16 घंटा मान लेते हैं, 16 घंटा में दिल्ली, ठीक है जी। मैंने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, ठीक है ना, तो 960 किलोमीटर हुआ, 960 किलोमीटर हुआ ना, मैंने 17 घंटा मान लेते हैं, 17 घंटा में आप दिल्ली पहुंच गए, सप्त क्रांति में यहाँ चढ़े, आप दिल्ली वहां पहुंच गए। बैल जो है, बैलगाड़ी का स्पीड कितना होगा? 10 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना। अब बैलगाड़ी से अगर आपको दिल्ली जाना हो तो कितना घंटा लगेगा? ज्यादा समय लग फिर भी कितना? 100 घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 100 घंटा को आप दिन में बदलिए, कितना दिन लग जाएगा? 24 घंटा एक दिन होता है, ठीक है ना, तो 96 हो गया, 4 दिन हो गया, 4 दिन हुआ ना, 4 दिन 4 घंटा, इसको 5 दिन मान लें। आप एक बात बताइए, बहुत बड़ा तंत्र खड़ा करते, बहुत बड़ा तंत्र खड़ा किया, आप रेल बनाए, टेक्नोलॉजी साथ बनाया, रेल बिछाया, बहुत सारी चीजें की, तब एक दिन, आज 0 लेवल की टेक्नोलॉजी पर 5 दिन। एक चीज बताइए, अब बताइए 5 दिन ठीक है कि एक दिन ठीक है? इसमें बहुत ज्यादा प्रदूषण भी किया, बाहर से तेल भी उठाया, आप बहुत ज्यादा कर्ज में भी ला रहे हैं। और दिन कितना लगा? अच्छा, ट्रेन से जब आप चलते हैं तो परेशानी कितना होता है टिकट बनाने में? 4 दिन पहले से आप टेंशन में रहते हैं, रहते तब फिर 5वें दिन घर पहुंचते हैं। अब बैलगाड़ी में टेंशन खत्म, आपको तेल नहीं खरीदना पड़ेगा, रेल लाइन में बिछाना पड़ेगा, सुनिए उसके बाद रेल लाइन में बिछाना पड़ेगा, जगह जगह ये जो आपने रेलवे स्टेशन बना रखा है, इतने लोगों को भर्ती कर रखा है, उस सबको सैलरी दे रहे हैं, सब खत्म। आपके अनुसार तो वायुयान भी नहीं बनना चाहिए, तो क्यों? आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ट्रेन को उठा के फेंक दीजिए, ट्रेन आप रखिए, मान लीजिए प्राकृतिक आपदा हो गया, युद्ध छिड़ा हुआ है, उस समय ट्रेन से आप सैनिकों को पहुंचा दीजिए, हो गया। लेकिन आपको दिल्ली जाना है, कौन सा आपका जान जा रहा है? आप बैल, सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि वो आपका होगा, दूसरे के कंधे पर चढ़ के आप नहीं चलिएगा। आप तेल जो खरीद रहे हैं आंख मूंद करके नहीं खरीदना पड़ेगा। और उसमें एक और सिस्टम मैं बताया, तो उनमें रेल लाइन ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना, लकड़ी का बोगी बनाइए, उसमें घोड़ा लगा दीजिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार चलेगा, वो चलेगा ना। 4 घंटे के बाद घोड़े बदल दीजिए,
1 घंटा चलेगा वो, 4 घंटा चलाया उसे और घोड़ा बदल दिए, दूसरा घोड़ा लगा दिए। अब जिसका घोड़ा होगा उसको पैसा दीजिए आप, एक चीज बताइए, जिसका बैल होगा उसको पैसा दीजिए आप। एक चीज बताइए, तो आपके ऊपर ये तो बुलेट ट्रेन जो सरकार ला रही है दूसरे देशों के की अपेक्षा प्रगति की तुलना में, ये तो नहीं आना चाहिए। देखिए प्रगति है ना, प्रगति जो है मानव केवल अपने स्वार्थ को सामने रख के नहीं कर सकता। आप जो प्रगति कर रहे हैं ना उस बात का ये भी ध्यान रखिए कि अभी हमारे जो जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, प्रकृति है, उसका हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उसका हनन करके आप प्रगति कर रहे हैं तो किसी काम का नहीं है। अभी बताइए समुद्र के अंदर जो पाइप लगा रहे हैं सब, जी ठीक है ना, अब बताइए सब मछलियों की स्वतंत्रता आपने बाधित किया कि नहीं किया? वेल मछली जो है या और भी जो मछलियां हैं जो बड़ी बड़ी है, जिसमें जो आराम से फ्रीली आ रही है, जा रही है, आपने उसके स्वतंत्रता का तो ध्यान नहीं रखा। आप हो जाए समय से, उसमें तो बहुत देखिए बार किसानों का आ रहा है बुलेट ट्रेन में। नहीं, किसानों के विभाग आए ये नहीं आए, लेकिन ये मार्ग प्रगति का नहीं है ना। आप कर्ज ले करके, आप दूसरे के कंधे पर चढ़ करके और कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। आज तो लोग यही बोल रहा है कि तो ये ज्ञान आपने कैसे दे दिया उसको? हमारे यहाँ अभी जो साइंस में जो चीज कही जा रही है, हजारों साल पहले नहीं था जी, था, लेकिन उस समय प्रगति ये आधुनिक प्रगति नहीं था, उसमें मानसिक प्रगति था। मानसिक प्रगति, आप मानसिक रूप से इतना ज्यादा मजबूत थे जी, आप संकल्प शक्ति में इतना ज्यादा मजबूत थे, लेकिन आप हर तरह से मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। हर तरह से आप कमजोर हो रहे हैं अंदर से। अंदर से कोई इंसान कितना हिला हुआ है जांच कीजिए, आप पता कीजिए, हालत खराब है उसका, छोटी छोटी बात को वो सहन नहीं कर पा रहा है, तो मानसिक रूप से कमजोर होते चले गए। आप प्राकृतिक रूप से, वो भी आधुनिक, उसमें आप आगे बढ़ रहे हो, कह रहे हैं कि भाई हमसे अच्छा कोई नहीं है। आप एक बात सोचिए, पूरे देश में ये रेल जो है ना, रेल को हटा करके आप बैलगाड़ी लाइए, ठीक है, दिल्ली से आपको नरकटिया का जाना है, 1000 किलोमीटर है, 5 दिन लगेगा समय। हर 4 घंटे पर बैल की जोड़ी हटा दिया आप, ठीक है ना, तो कितना जोड़ी लग जाएगा? 10 जोड़ी में 400 किलोमीटर, और फिर 10 जोड़ी में 400 किलोमीटर, और फिर 5 जोड़ी में 200 किलोमीटर, तो 25 जोड़ी लगेगा। 25 जोड़ी बैल में माल वहां लगेगा, आपको घर पहुंच जाएगा, 5 दिन के अंदर आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट से कितना दिन में आता है? आता है 5 दिन में जी। तो फिर एक चीज बताइए हमको, तो फिर बैलगाड़ी से आप वो चीज ला रहे हैं, तो हाँ। बैलगाड़ी में आपको सुरक्षा नहीं ना मिल रहा है? तो वही कह रहा है ना भाई साहब। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए माल तो सबको उसी से भेजना है, जी। अकेले आप रहेंगे नहीं, जी। सुरक्षा की व्यवस्था रखिए वहाँ। जिस तरह आप, अच्छा रेल बनाए हैं तो हर 10 किलोमीटर पर तो रेलवे स्टेशन है, फिर जितना आप उसको है कि नहीं? लीजिएगा नहीं उतना तो आपका कॉस्ट न पड़ जाएगा। क्या कॉस्ट खर्चा पड़ेगा? न पड़ जाएगा। क्या खर्चा पड़ेगा? अभी बताइए, जैसे ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन में एक बेर में तो कितना आदमी सफर करता है? 2000 से 3000 सफर करता है। वो 2000 से 3 आदमी सफर करता है। एक बैलगाड़ी आपको ले जाइएगा यहाँ से दिल्ली ले जाइएगा तो उसमें 25 जोड़ा लगेगा, ठीक है। 25 जोड़ा का कॉस्ट कीजिए, ऐसे आप 25 ऐसे आपको 25,000 से 30,000 मानिए, समझिए खर्चा लग जाएगा। ऐसे आप 1200 रुपए में टिकट बुक करते हैं, आप दिल्ली चले जाते हैं, आपको सब चीज सुरक्षा मिल जाता है, सब चीज मिल जाता है, ठीक है। अब बैलगाड़ी में कहाँ फिर आप सुरक्षा? अच्छा एक बात बताइए, कॉस्ट ऑफ कितना? ट्रेन में आप जाते हैं यहाँ से दिल्ली, तो आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं? वहां डर है कि नहीं? डर तो कहीं भी है। हाँ, बस बात खत्म कीजिए। डर वहां भी है, डर यहाँ भी है। डर से आप मुक्त नहीं हुए, जी। पहली बात, डर से आपको मुक्ति नहीं मिली, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आप एक पक्षी होकर नहीं सोच सकते। बैल रखिएगा ना तो उसका जानते हैं फायदा क्या होगा? किसानों को फायदा होगा। एक व्यक्ति 10 जोड़ी बैल तैयार किया और रेलवे को दे दिया, और रेलवे क्या कर रही है? प्रत्येक जोड़ी पर 1500 रुपया दे रही है महीना में, तो उसको तो आराम से 15,000 रुपया हो गया ना जी। बैठे बैठे 15,000 रुपया उसको मिल रहा है। किसको मिल रहा है? किसान को मिल रहा है। और उसका मेहनत क्या किया? बैल तैयार करके आपको दिया है। और बैल हाँकने के लिए है ना, IIT में पढ़ के बच्चा नहीं चाहिए, गांव गांव का ही आराम से चला सकता है। और आप क्या किए ना, हर जो है 40 किलोमीटर तक स्टेशन बना रखे हैं। उसमें क्या है, बैलें जाती है, वहां आराम करती है, खाती पीती है, फिर लग जाती है। लड़ेगा नहीं भाई साहब। जब ट्रेनें लड़ती है ना, और छोटे बच्चे की माँ मर जाती है, और बच्चा मर जाता है, ठीक है ना, वो जो परिवार तहस नहस हो जाता है। यहाँ कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आप जो है ना, सुरक्षा कर्मी जो है हर जगह लगा सकते हैं, सुरक्षा कर्मी हर जगह लगा सकते हैं।
और वो सुरक्षा कर्मी उसकी सुरक्षा करेगा, और वो हर गांव से होकर गुजरने वाला है। ऐसा नहीं है कोई गांव छूट जाएगा, हर गांव से होकर गुजर रहा है, और हर गांव के लोगों में ये मन मस्तिष्क में फिट है। आप उस तरह से मानसिक रूप से तैयार होंगे कि चीजें जाती हैं आती हैं, सड़क है, सामान्य सड़क है, उस पर चीजें चल रही हैं, आराम से वहां से चीजें लदा और चलता चला गया। आपको सफर करना है, घोड़े का यूज कीजिए, रेलवे लाइन ऐसे ही रहने दीजिए, घोड़ा चलाएगा, उसको खींचेगा, आराम से 30 किलोमीटर चल सकता है। अच्छा बताइए, दिल्ली में गाड़ी का स्पीड कितना होता है? बैलगाड़ी ज्यादा होता है दिल्ली शहर के अंदर? नहीं, बेंगलुरु शहर के अंदर, मुंबई शहर के अंदर गाड़ियां इतनी ज्यादा हो गई, बैलगाड़ी ज्यादा तेज चलती ही नहीं है। हर जगह क्या रहता है? ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम। तो आप इतना प्रगति करने के बाद भी तो क्या है, बैलगाड़ी की स्पीड में चल रहे हैं, है कि नहीं जी? जी। बैलगाड़ी की स्पीड से आप ऊपर तो गए नहीं। और सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? गोबर का उत्पादन होगा, गैस का उत्पादन होगा, और गोबर का उत्पादन होगा तो लोग उस गोबर से खाना बनाएंगे, चिपड़ी का उत्पादन होगा खूब ज्यादा, बाहर से तेल नहीं लेना पड़ेगा, प्रदूषण लेवल मेंटेन रहेगा। हम जो तेल ले लेके कर्ज में लदे जा रहे हैं, इससे आप मुक्त होंगे। मैं ये बता रहा था ना आपको कि एक तो है आध्यात्मिक कारण, दूसरा है भौतिक कारण, अभौतिक कारण मैं तीसरा कारण बताया आपको कि ये जो दुनिया की जो बड़ी बड़ी सरकारें हैं या जो बड़े बड़े बैंक हैं, विश्व बैंक है, ये सब चीजें हैं, ये इनका एक ही ध्येय है कि आम जनता से जो है ना, आम जनता के पास जमीन बचा हुआ है, सब कुछ तो ले लिया जी। और आपको मानसिक रूप से तैयार भी कर लिया कि नौकरी सबसे अच्छा है, ठीक है ना, नौकरी सबसे अच्छा है। तो जमीन लेने के चक्कर में है, और उसके बीच एक ही मार्ग बनता है उसका कि जमीन आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। सरकार इस कानून को हटा दे कि ना जमीन आप बेच पाइएगा ना खरीद पाइएगा, तो किसानों के पास है ना संपत्ति बच जाएगी। और एक बात आप समझ लीजिए, और मैं आपको एक बात बता दूं, परिवार में संपत्ति उसी समय बच पाता है जब परिवार में संपत्ति बटी होती है। आपका एक भाई है, उसको आपने कपड़ा का व्यापार दे दिया, आपका एक भाई है, उसको हार्डवेयर का व्यापार दे दिया, आपका एक भाई है, उसको जमीन जाता है, उसको दे दिया कि भाई तुम खेती करो, करवाओ। एक भाई है, उसको दूसरा, सब जितने रोजगार है अलग अलग रोजगार कर रहे हैं, ठीक है। और उसको इस बात का डर नहीं है कि 2 साल के लिए मिला है मुझे, फिर वोट होगा फिर मैं बदल लूंगा, उसको इस बात का डर नहीं है, और उसको बड़े मजे में चला रहा है। एक घर का मुखिया है जो हमेशा जायजा लेता रहा, बस और कुछ नहीं करता। वो कोई आता है ना, उससे पूछता है कि सर ऐसा ऐसा है, तुम जानते हो? तो हम कहाँ चलाते, वो चलाता है, उसको पता है सब कुछ। मेरे पास तो इतना ही है, अगर मुझे कहीं दान करना है तो मैं इतना ही दे सकता हूँ, उससे लेके मैं नहीं दे सकता क्योंकि है ही नहीं मेरे हाथ में। लेकिन जानते हैं क्या हुआ, अगर मान लीजिए वो मुखिया सबसे ले और इन सबों को सैलरी देना शुरू कर दे तो पड़ोसी लूट लेगा इसको। किसको? इसको। लूटेगा नहीं लूटेगा? लूटेगा ना जी। और ये भी है ना, ये भी इसको पता है कि हम 2 साल के लिए बने हैं, अगले 2 साल में हम बदल लाएंगे। यही हाल देश का है। देश में सारी संपत्ति सरकार की हो गई है और सरकार कठपुतली है, और जनता कहती है रोड बनवा दो, हई बनवा दो, हई बनवा दो, और उस बनवाने के लिए सरकार कर्ज लेती है। आज जब बाहर के सब लोगों को पता है कि इनके पास सारी संपत्ति है, तो आज ये ले लेते हैं, कल वो लेते हैं, परसों ले लेते हैं। पर राजतंत्र में क्या था? राजतंत्र में था कि सारी संपत्ति जनता की थी। राजा का काम था सुरक्षा देना, राजा का काम था न्याय देना। तो सरकार कुछ भी, राजा कुछ भी नहीं कर सकती। राजा किस जमीन उठा किसी को दे नहीं सकती थी अधिकार तो कर लेते ना। एक राजा का दूसरे राजा से युद्ध होता था तो वो उसकी चीजें आई, इसकी चीजें, लेकिन वो अपनी चीजों को ऐसा नहीं उठा कर बेच देगी दूसरी जगह, ऐसा नहीं था। तो चीजें की, राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा कब होता है? जब राष्ट्र के अंदर जो जनता है ना उसमें बटा हुआ हो, उसका अपना हो। और सरकार ये दावेदारी ना करे कि हमको कंपनी लगाना है, जमीन दे दो। सरकार भी दान मांगती है, लेकिन यहाँ क्या किया सरकार ने? आपको है ना लॉलीपॉप दे दिया वोट का। आप समझते हैं वोट दे रहे हैं, सरकार मेरे हाथ में है, लेकिन आप कंट्रोल, आपके ऊपर कंट्रोल करता है मीडिया। मीडिया आपको कंट्रोल करती है और वहां सरकारें बदल जाती है। और सरकार कुछ ठीक करना चाहती है तो उसको पैसा बचाना है, पैसा रिजर्व करना है। और जब पैसा रिजर्व करना ये सब बात आती है तो मीडिया उसको गलत प्रचार करती है, परिणाम कर सरकार बदल जाता है। तो तीसरा कारण ये है किसानों को खत्म होने का।
अब बचाव कैसे हो? तो बचाव ये हो कि मूल कारण है कि ये जो खेत बेचने और बेचने वाली परंपरा ये खत्म हो, ये कानून ही बंद हो जाए कि कोई भी खेत बेच नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता। इससे फायदा क्या होगा? सरकार भी नहीं लेगी किसी का, हमको कंपनी लगाना है, आप जमीन दे दो, खत्म, पहला फायदा। दूसरा फायदा है कि आपका एक समुदाय है, उसमें एक दूसरा समुदाय घुसना चाहता है, वो नहीं घुस पाएगा। जी। आप जो आराम से जमीन बेच देते हैं ना ज्यादा कम दे करके, वो नहीं घुसेगा, वो एरिया सारा सुरक्षित रहेगा। और आप कह रहे हैं कि उनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो बढ़ेगा तो उतने में बढ़ेगा, आप तो जमीन दीजिएगा नहीं, और जमीन ले नहीं सकता, उसको अपना जनसंख्या कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है ना। और चौथा फायदा क्या होगा ना कि कोर्ट कचहरी का चक्कर खत्म, मारकाट खत्म, ठीक है ना जी, मारकाट खत्म, कोर्ट कचहरी का सारा चक्कर खत्म हो जाएगा। जमीन, बहुत ज्यादा जमीन के कारण क्राइम होता है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लोग पैसा तो कमाएंगे, लेकिन पैसा कमा के सोना खरीदेंगे, जमीन नहीं खरीद सकते आप, ठीक है ना। और आप गांव के किसी भी, भारत के किसी भी इलाके से आप पढ़ लिख के बहुत अच्छे नौकरी में चले गए ना, तो वापस आपको वही उसी गांव में बसना है। तो आप जो पैसा कमाइएगा वही खर्चा कीजिएगा उसी गांव में, उसी गांव में खर्चा कीजिएगा तो क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा ना, उस गांव का विकास होगा। और वहां की नगर पालिका या वहां की जो ग्राम पंचायत है उससे आप मांग कीजिएगा, तो ग्राम पंचायत काम करेगा। लेकिन क्या होता है, हम थोड़ा सा, हमारी स्थिति अच्छी होती है, हम शहर में चले जाते हैं, गांव को छोड़ देते हैं। हम गांव में बसेंगे तो फिर कृषि ही करने के सोचेंगे, कृषि के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि हम जमीन बेच नहीं सकते, है कि नहीं। हम जमीन बेचते हैं ना जी, जमीन बेच ही नहीं पाएंगे, हम जमीन रखना ही पड़ेगा हमको। तो परिणाम क्या होगा? जमीन पर कुछ ना कुछ तो करेंगे, अब कुछ ना कुछ करेंगे तो कुछ होगा, उसमें से कुछ निकल के आएगा सामने, ठीक है। नमस्ते।